अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो ई केट की टेस्ट हो या एम केट की। चैप्टर नंबर 3 जो है उसका नाम है मोशन, या हम इसको कह सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले हम ये पढ़ना चाहते हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है, तो मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। तो हम कहते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी अगर पोजीशन चेंज करेगा तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। पहले लिख लेते हैं, the object, if an object changes its position, if an object changes its position with respect to its surrounding, then object is said to be in motion। ठीक है, मोशन जब हम डिस्कस करते हैं तो मोशन के साथ हम रेस्ट भी डिस्कस करते हैं। रेस्ट बिल्कुल इसके रिवर्स होता है। यानी रेस्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज its position, if an object does not change its position with respect to its surrounding, then object is said to be in rest। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देंगे। अब सपोज करें ये एक ट्रेन है या एक ये कार है, और इस कार में ये एक ऑब्जर्वर है और ये ग्राउंड है, और दूसरा ऑब्जर्वर ये ग्राउंड पे है। इस ऑब्जर्वर का नाम जो है वो ए है और इस ऑब्जर्वर का नाम जो है वो बी है। तो अगर ये गाड़ी मूव कर रही है तो ऑब्जर्वर ए कहेगा कि ये गाड़ी जो है वो मोशन में है। ये गाड़ी इसलिए मोशन में है क्योंकि इसके हिसाब से इस गाड़ी की पोजीशन जो है वो चेंज होगी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर आगे होगी। यानी टाइम गुजरने के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे कि ये गाड़ी जो है ये मोशन में है। अब एक बात आप और समझें, अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जर्वर है, सी ऑब्जर्वर है ये, तो ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर सी ये अपने हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे ये जो दोनों ऑब्जर्वर होंगे ये रेस्ट में होंगे। बात समझ में आ रही है। अब एक बात और भी आपको याद रखनी चाहिए कि जो मोशन का कॉन्सेप्ट होता है या जो रेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है ये 100% परफेक्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब एक ऑब्जर्वर के मुताबिक दूसरा ऑब्जर्वर मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। कैसे देखें, अगर हम ऑब्जर्वर बी से पूछेंगे तो ऑब्जर्वर बी कहेगा कि ऑब्जर्वर ए जो है वो रेस्ट में है, ऑब्जर्वर ए जो है वो मोशन में है और ऑब्जर्वर सी भी मोशन में है, क्योंकि इसके हिसाब से इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये दोनों ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, क्योंकि गाड़ी आगे जाएगी और गाड़ी में जो बंदा बैठा होगा उसको ये लगेगा कि ये बंदे मेरे जो हैं वो पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने एक बात सीख ली है कि जो रेस्ट का कॉन्सेप्ट है या जो मोशन का कॉन्सेप्ट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, हमेशा रिलेटिव है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट or motion is not absolute but relative। ठीक है,
इसी तरीके से अब इस चीज़ को क्लियर डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फिज़िक्स में एक सिस्टम यूज़ करते हैं। उस सिस्टम के हिसाब से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइन कर सकते हैं। उस सिस्टम को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो हम कहते हैं इट इज द सिस्टम, it is the coordinate system, it is the coordinate system through which measurements or observations are performed। ठीक है। What is frame of reference? It is the coordinate system। coordinate system है ये, और इस coordinate system के हिसाब से हम मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं या हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। जैसे ये क्लास रूम है, मैं इस क्लास रूम में हूँ, तो ये जो क्लास रूम है मेरा, ये मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और दूसरा बंदा किसी गाड़ी में है, या ऐसे समझें ये ऑब्जर्वर एक ग्राउंड पे है और दूसरा ऑब्जर्वर इस गाड़ी में है। तो ये ग्राउंड पे बैठ के इसके ऑब्जर्वेशंस अलग होंगे और ये जो गाड़ी में बैठा हुआ है इसके ऑब्जर्वेशंस अलग होंगे। तो ऐसा क्यों है? तो हम कह रहे हैं ये ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अलग अलग है। यानी ग्राउंड के हिसाब से ये ग्राउंड पे बैठ के कहेगा कि ये कार वाला मोशन में है, और ये कार में बैठ के कहेगा कि ग्राउंड वाला मोशन में है। हमेशा जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप को हमेशा वो स्टेशनरी कंसीडर करता है। अगर ये अपने आप को स्टेशनरी कंसीडर करेगा तो लाजमी है ये कहेगा कि ये मोशन में है। अगर ये अपने आप को स्टेशनरी कंसीडर करेगा तो ये कहेगा कि ये मोशन में है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशन आप डिफाइन कर रहे हो तो उसमें आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प ले लो। अब बात क्लियर हो जाएगी। अगर हम कहेंगे कि जो बंदा ग्राउंड पे बैठा हुआ है, यानी ग्राउंड एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, उसके मुताबिक कार वाला बंदा जो है वो मोशन में है। इसी तरीके से जो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है, उसके हिसाब से ग्राउंड वाला बंदा जो है वो मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो हमारी ऑब्जर्वेशन भी डिफरेंट होगी। तो हमारी ऑब्जर्वेशन प्योरली डिपेंड करेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और फिजिक्स में जो मोस्ट कॉमनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज हम करते हैं उसको कहते हैं कार्टेशियन। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट इज कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो आप सब ने फिजिक्स में देखा होगा, हम बार बार ये ड्रा करते हैं। वेक्टर्स में भी हमने ड्रा किया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो हम कहते हैं इट इज द सेट ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस नोन एज एक्सिस। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो हम कहते हैं इस सिस्टम के पास 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जिसको हम एक्सिस भी कहते हैं, और ये तीनों लाइंस तीनों एक्सिस एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं, और इन कॉमन पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन पे x का वैल्यू भी 0 होगा, y भी का वैल्यू भी 0 होगा, z का वैल्यू भी 0 होगा। अब सपोज करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेंशन करना चाहते हैं। तो सपोज करें ये हमारा ऑब्जेक्ट P है, तो इसकी पोजीशन को मेंशन करने के लिए हम चैप्टर 2 में एक वेक्टर भी पढ़ के आए हैं जिसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वेक्टर ड्रा करेंगे इसी पॉइंट पे, और हम इस वेक्टर को कहेंगे कि ये हमारा पोजीशन वेक्टर है R। और ये R पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है? तो हम कह रहे हैं ये पॉइंट P की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो हम कहेंगे it is the set of 3 mutual perpendicular lines, इनको क्या कहेंगे?
known as axis. ठीक है, the position of object is represented by, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, represented by a vector, एक वेक्टर के साथ करेंगे और उस वेक्टर का नाम होगा known as पोजीशन वेक्टर, और इस वेक्टर को कहा जाएगा पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ये तो हुआ सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम फिजिक्स में मोस्टली यूज करते हैं। पर फिजिक्स में अगर हम चलेंगे तो फिजिक्स में हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं फिजिक्स में। सो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो बेसिकली ये जो टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये फेडरल के बुक में हैं, पर हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। हम ये सारी टॉपिक्स चैप्टर नंबर 17 में पढ़ते हैं इंटर में, पर मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ क्योंकि MCQs यहाँ से बनते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स होते हैं फिजिक्स में, एक को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो हम कहते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर हम इन डिटेल्स पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो हम कंसीडर करते हैं कि आप लोग फर्स्ट ईयर भी पढ़ के आए हो और इंटर भी पढ़ के आए हो, आई होप सो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है। भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। यानी सपोज करें ये रूम है, इस रूम में ये जो है, थोड़ा सा यहाँ दिखाएं आप, तो ये अगर आप इरेजर देखें तो यहाँ पे रेस्ट में पड़ा हुआ है, ये इरेजर जो है रेस्ट में पड़ा हुआ है, और ये तब तक रेस्ट में ही पड़ा होगा जब तक इस पे कोई फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो हम कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है तो ये जो हमारा क्लासरूम है, ये क्लासरूम हमारा कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है, तो लिहाजा हम इस क्लासरूम को कहेंगे कि ये क्लासरूम हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसी तरीके से अगर कोई ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, जब ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगी, उस ट्रेन की किसी सीट पर ऐसा ही इरेजर पड़ा हुआ हो तो आप देखेंगे वो बिल्कुल रेस्ट में ही पड़ा होगा जब तक ट्रेन को ब्रेक ना लगे। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो या रेस्ट में भी हो सकता है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव भी कर सकता है, पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक चीज नहीं होती है जिसका नाम एक्सेलरेशन होता है। तो अब आप यहां देखें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। A frame of reference in which Newton's first law is valid, न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो, और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा इट मे बी इन रेस्ट और मूविंग with uniform velocity। ये या तो रेस्ट में हो सकता है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है। इसके पास क्या नहीं होगा, इट हैज जीरो एक्सेलरेशन, इसके पास जीरो एक्सेलरेशन होगी। तो याद रखिएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरा नाम होता है non-accelerated frame of reference। Why we are calling non-accelerated? Because इनके पास एक्सेलरेशन जीरो होती है। ठीक है, इसके साथ हम डिस्कस करते हैं दूसरा टाइप जिसको हम कहते हैं non-inertial frame of reference,
या इसको हम कहेंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो हम कहेंगे अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड। अब सपोज करें हम एक ऐसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और उस ट्रेन में सीट पे एक इरेजर पड़ा हुआ है और अचानक से ट्रेन को ब्रेक लग गई है। जब ट्रेन को ब्रेक लगेगी तो आप देखेंगे कि जो सीट पे इरेजर पड़ा हुआ होगा वो नीचे गिर जाएगा। जब वो इरेजर नीचे गिर गया इसका मतलब है उस इरेजर पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं था, क्योंकि इरेजर पे कोई भी फोर्स नहीं लगा और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो इरेजर गिर चुका है। तो हम कहेंगे ये इरेजर जो था वो एक ऐसी ट्रेन में है जो एक एग्जाम्पल है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो हम कहेंगे अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's first law is not valid। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। सो मैं लिखूंगा इट इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। तो आप इनको नोट कर लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस पे मैंने कुछ MCQs लिखे हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं जस्ट रिवीजन के लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है डैश ऑलवेज चेंजेस। तो मैंने आपको बताया थ्योरी में कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो हमेशा उसकी क्या चेंज होती है? पोजीशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा पोजीशन। ठीक है। इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स डैश लॉ इज वैलिड। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 3, अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस इज नोन एज। तो मैंने बताया था इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहते हैं डिस्टेंस को। सो व्हाट इज डिस्टेंस? तो हम कहते हैं इट इज द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो इसकी डेफिनेशन है इट इज द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब कहने का ये है, अब समझें ये एक पॉइंट है और ये दूसरी पॉइंट है, इनके बीच में जितनी भी सेपरेशन है या स्पेस है हम इसको कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है? जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। तो डिस्टेंस जो हमारा है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और फिर जब हम कोई भी क्वांटिटी डिस्कस करते हैं तो उसके साथ हम उसका यूनिट भी डिस्कस करते हैं। तो हम कहेंगे इट्स यूनिट, इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज मीटर। इसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर है। जब हम डिस्टेंस डिस्कस करते हैं तो इसके साथ हम डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा केयरफुली समझना पड़ेगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो हम कहते हैं इट इज द चेंज इन पोजीशन, इट इज द चेंज इन पोजीशन, इट इज द चेंज इन पोजीशन। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन हो सकती है इट इज द शॉर्टेस्ट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये दो बातें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। देखें, एक बॉडी है, वो बॉडी पहले ए से शुरू हुई, ये पॉइंट हैं, ये मैं बना रहा हूं, ये ए है, बी है, सी है, डी है। एक बॉडी है जो ए से शुरू हुई बी तक जा रही है, फिर बी से वो सी तक जा रही है, फिर सी से वो डी तक जा रही है और डी से फिर वो वापस ए पे आ रही है।
जब बॉडी ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए आ जाएगी तो इसका मतलब है वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी जहाँ से उसने शुरुआत की थी। तो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्योरली किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन पोजीशन पे। बॉडी की पहले भी पोजीशन ए थी और बॉडी की अब भी पोजीशन ए है, तो हम कहेंगे कि बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। हालांकि बॉडी ने डिस्टेंस किया होगा। सपोज करें अगर ए से बी तक 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 3 और 3 6 और ये 10 16 मीटर किया है। हाउएवर हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारी बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। इसी तरीके से ये सर्कुलर पाथ है। अगर कोई बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है, एक रोटेशन कंप्लीट मतलब ए से शुरू हुई और वापस घूम फिर के वापस ए पर आ गई, तो इस केस में भी हम कहेंगे कि बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिपेंड करेगा चेंज इन पोजीशन पे। तो पहली बात आप लोगों की आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब इसी बात पे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बॉडी ए से बी तक 4 है और बी से सी तक 3 है। एक बॉडी ए से बी जा रही है, फिर बी से सी जा रही है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस 4 और 3 7। पर जब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। तो ये जो पॉइंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसलिए हम कहेंगे, और इस पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट 5 आएगा और हम कहेंगे कि हमारी बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो 5 किया है। तो आई थिंक आपकी ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी कि हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बात और भी याद रखेंगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्यूशन करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और साथ ही साथ हम उसका डायरेक्शन भी देखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ एक बॉडी ने 3 मीटर ईस्ट में मूव किया और फिर कहूँ उसी बॉडी ने अब 3 मीटर वेस्ट में मूव किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम कहेंगे ये वेक्टर इस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर है, तो हम कहेंगे बॉडी ने नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 किया हुआ है। तो हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। एक बात आपको और भी याद रखनी है, इसका यूनिट वही होगा जो डिस्टेंस का है। इट्स SI यूनिट इज मीटर। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें। एक रूल है, रूल ये है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है। कभी ये हो सकता है कि जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया उतना ही बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सपोज अगर एग्जांपल ले लें, हमारी बॉडी ए से बी जा रही है, तो जब हमारी बॉडी ए से बी जाएगी तो उसने डिस्टेंस भी 3 मीटर किया है। अच्छा, कुछ बातें अब आप लोगों को याद रखनी है। जैसे डिस्टेंस जो हमारा है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। जैसे अब अगर आप देखें ए से बी अगर कोई बॉडी जा रही है तो इस केस में डिस्टेंस भी 3 होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 3 होगा। दूसरा केस ये है कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, यानी डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इस केस में देखें, जैसे अगर बॉडी ए से सी तक जा रही है तो बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है 7, पर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है 5। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी डिस्टेंस मे और मे नॉट, डिस्टेंस मे और मे नॉट बी 0। कैसे? जैसे अगर आप देखें, अगर कोई बॉडी ए से ए तक जा रही है,
तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 और 5 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 11 में 5 ऐड करेंगे 16। पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड। व्हाट इज स्पीड? तो हम कहते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या हम ऐसे कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय body, the distance covered by body in 1 second, the distance covered by body in 1 second, या distance covered by body per unit time, हम ऐसे भी कह सकते हैं। या हम सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते हैं the rate of change of distance, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर स्पीड आप देखेंगे तो स्पीड को हम v से शो करते हैं और ये होता है s/t। s मीन्स डिस्टेंस, t मीन्स टाइम। स्पीड जो होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट अगर आप देखेंगे तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, और एक बात आपको यह याद रखनी है कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और मे बी 0। तो हम कह सकते हैं इट मे बी, ठीक है, पॉजिटिव और 0। स्पीड बॉडी की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब जब हम स्पीड की बात कर रहे होते हैं तो उसी टाइम हमें वेलोसिटी की भी बात करनी होती है। व्हाट इज वेलोसिटी? तो हम कहते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी का फार्मूला होगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या है? चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा टी क्या है? टाइम टेकन, या सिंपल हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब इंट्री टेस्ट में कभी कभी क्वेश्चन आता है चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, तो चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पर उसी के साथ अगर लगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन तो हम उसको फिर वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा, और वेलोसिटी जो हमारी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स जब भी हम करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और डायरेक्शन भी देखेंगे। देखें, कभी कभी ऐसे होता है कि बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है, एक जर्नी हम कर रहे हैं और उस जर्नी में बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई, पर बॉडी की स्पीड 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मसलन आप देखें, अगर कोई बॉडी ए से बी तक जा रही है, फिर बी से सी तक जा रही है, फिर सी से डी तक जा रही है, फिर डी से ए तक आ रही है, और ये बॉडी सपोज करें 10 सेकंड में ये ए से ए तक आ रही है, तो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे जब बॉडी ए से ए तक वापस आ रही है तो इस दौरान बॉडी की जो टोटल स्पीड है वो 0 है, और सॉरी जो टोटल वेलोसिटी बॉडी की है ए से ए तक वो 0 है। वो इसलिए 0 है क्योंकि जब बॉडी ए से वापस ए तक आ गई तो चेंज इन पोजीशन 0 हो जाएगा। जब चेंज इन पोजीशन 0 होगा तो हम कहेंगे बॉडी की वेलोसिटी भी 0 होगी। पर अगर आप इस केस में स्पीड निकालना चाहें तो बॉडी की स्पीड 0 नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस है, आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है वो स्पीड मिल जाएगी। तो अब हम कुछ बेसिक से एमसीक्यूज करेंगे, फिर हम आगे वेलोसिटी के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर द चेंज इन पोजीशन is called, the change in position is called option A displacement, option B
वेलोसिटी ऑप्शन सी, स्पीड ऑप्शन डी, डिस्टेंस। तो चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन को हम क्या कह सकते हैं, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज लेस देन 1, equal to 1, greater than 1, both A and B, E none of these। तो अब आपसे पूछ रहा है कि रेशो, तो जब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी कभी डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, इस केस में जो रेशो बनेगा वो 1 बनेगा। पर आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है और डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा, इस केस में वो लेस देन 1 भी हो सकता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि ये लेस देन 1 भी हो सकता है या इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। A body moves along a circular path of radius r and completes half rotation find its distance and displacement। ठीक है, ऑप्शन है 2r 2πr, ऑप्शन बी है πr 2r, ऑप्शन सी है 2πr 2r, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो अब ये बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है। देखें, ये एक सर्कुलर पाथ है और बॉडी ने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया है। हाफ रोटेशन मतलब अगर हम यहाँ से शुरू हों तो यहाँ तक। जब पूरी साइकिल कंप्लीट होती है तो डिस्टेंस होता है 2πr सर्कुलर पाथ पे, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। बहरहाल जब पूरी साइकिल कंप्लीट होगी तो जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है, वो 2πr होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है पूरी साइकिल में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा पूरी साइकिल में। पर यहाँ पे पूरी साइकिल नहीं हुई है, हाफ साइकिल हुई है। तो आप देखें, ये वाला जो होगा ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। अगर पूरी साइकिल होती तो 2πr, पर हाफ साइकिल है तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे कि 2πr को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आधी साइकिल हुई है। तो आधी साइकिल के दौरान हमारा जो डिस्टेंस होगा वो πr होगा। और डिस्प्लेसमेंट, तो हम डिस्प्लेसमेंट इस लाइन को बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और अगर आप थोड़ा बहुत आपको ज्योमेट्री आती है तो हम इस लाइन को डायामीटर कहते हैं, और डायामीटर हमेशा ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2r होगा। तो ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो पहले हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, बाद में हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आई थिंक ए नहीं होगा, बल्कि क्या कहते हैं, बी होगा। ठीक है, अब हम कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करें। कंटिन्यू है। अच्छा, अब हम एक एमसीक्यूज और डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, ये थोड़ा सा देखिएगा केयरफुली, थोड़ा सा टेक्निकल है। A boy moves along a circular path of radius r and makes 1/4 trip. Find his distance and displacement, ठीक है। एंड मेक्स 1/4 राउंड लिख लें, ट्रिप क्लियर नहीं होगा, राउंड लिख लें। इसके ऑप्शंस में लिख लेता हूं पाई आर 2r, दूसरा ऑप्शन लिखता हूं पाई r अपॉन 2r, तीसरा ऑप्शन लिखता हूं पाई r अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2r, और एक ऑप्शन लिखता हूं 2r इंटू r। अब देखें क्वेश्चन बता रहा है अ बॉय मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, रेडियस जो सर्कुलर पाथ का है वो r है, ठीक है, ये r ये ठीक है रेडियस कहलाएगा। और इसने 1/4 यानी अगर ये यहाँ से शुरू हुआ है तो यहाँ तक इसने किया है। इसका मतलब है जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, क्योंकि पूरी साइकिल के दौरान डिस्टेंस होता है 2πr, पर इसने उस साइकिल का 1/4 किया है, यानी हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो डिस्टेंस हमें मिलेगा पाई r अपॉन 2, डिस्टेंस तो फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो अगर आप ये लाइन देखेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये सेंटर से लेकर बाहर तक ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो हम कैसे मिलेगा हमें r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या होगा? 2r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो स्क्वायर रूट 2 और r, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो C होगा इसका। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। A car moves 4 meter east, then 3 meter south. The total time taken by car is 10 seconds. या इसको ऐसे लिखें, a car moves 40 meter east then 30 meter south. The total time taken by car is 10 seconds. Find its speed and velocity. ठीक है, ऑप्शन ए 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 7 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 7 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखें जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप देखें पहले ईस्ट में, तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो पहले जो आपकी कार है वो 40 मीटर ईस्ट में ट्रेवल कर रही है, तो ये 40 मीटर ईस्ट हो गया। उसके बाद 30 मीटर साउथ, तो साउथ नीचे होता है, ये 30 मीटर हो गया। जब आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड में आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस। स्पीड कैसे मिलेगी? स्पीड मिलेगी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 40 और 30 70। और इस दौरान टाइम कितना लिया है गाड़ी ने? टाइम लिया है 10 सेकंड। तो आप 10 से डिवाइड करेंगे
तो ये 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 7 मीटर पर सेकंड गाड़ी की क्या हुई, स्पीड हुई। पर जब आप वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर आप ये निकालेंगे तो ये आपका 50 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आप क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 50। तो जब आपको वेलोसिटी मिले तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 और टाइम कितना है 10, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इसका राइट चॉइस जो होगा वो डी होगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें, तो फिर आगे कुछ डिस्कस करते हैं।